हेलो एवरीवन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू मिंगहाई सेनेट के मेंबर्स को इस तरह से ब्रीफिंग देता है कि सारा का सारा इल्जाम डिलिन पर चला जाए, कि जैसे वो बाकी ऑफिसर्स को प्रोवोक कर रहा है कि सेनेट मेंबर्स के ऑर्डर्स ना माने जाएं। और उसके बाद वो लोग डिलिन को सेनेट कमेटी के सामने पेश होने का ऑर्डर करते हैं। डिलिन उनके सामने आता है और वो कितना चालाक है ये तो हम सब जानते ही हैं। वो खुद को ऐसे डिफेंड करता है और सारा इल्जाम इतनी सफाई से लो मिंगहाई पर डाल देता है कि उसके करेक्टर की भी साथ ही असैसिनेशन हो जाती है। कहता है कि वो मुझे लाइक करता है, उसका मुझ पर क्रश था, और जब मैंने उसे इनकार किया, मैं तो एक शरीफ सा इंसान हूँ, मेरी अपनी पत्नी है, मेरी अपनी एक लाइफ है, अपना घर है, मैं कैसे बर्बाद कर दूं। और अब उसने गिरी हुई हरकतें करना स्टार्ट कर दी है, दूसरे ऑफिसर से गलत काम कराता है और इल्जाम मेरे ऊपर डाल देता है। ऐसी ऐसी बातें करके लोगों को मनाने की कोशिश करता है कि सारे हैरान रह जाते हैं और उनको उस पर ही यकीन आना स्टार्ट हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि वाकई जो ये बातें कह रहा है वो सारी तो लू मिंगहाई पर पूरी होती हैं। इसका मतलब है वो वाकई डिलिन को ट्रैप कर रहा है। अब सारों को ऐसा ही लग रहा था कि बेचारा डिलिन एक इनोसेंट सा इंसान है और लू मिंगहाई वो एक शेमलेस पर्सन है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि लू जॉय आजकल कानों में काम कर रहा होता है, हर टाइम पर जेम्स की तलाश में होता है, और इतना काम करते करते उसका इतना माइंड घूम जाता है कि एक पड़ा हुआ पत्थर का टुकड़ा भी उसे खाना लगने लगता है। जीशू और उसके सारे फ्रेंड्स आजकल वही जेमस्टोन्स की तलाश में लगे हुए होते हैं, क्योंकि मैडम लीशा के काफी सख्त ऑर्डर्स थे। और अब इसी को तलाशते तलाशते उसके कुछ फ्रेंड्स को एक मेडल मिलता है और उनको लग रहा था कि ये काफी कीमती है, तो वो फौरन से वो जीशू के पास लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये कौन सा स्टोन है। तो आगे से जीशू बताता है कि ये मुझे तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये गोल्ड मेटल है और ये तो बहुत रेयर होता है और इतना महंगा है कि शायद ही कोई कोई इसका पीस कहीं मिलता हो। जीशू बोलता है कि अगर वाकई में ऐसा है तो मैडम लीशा ये देखकर बहुत खुश होगी और हम सारे बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। उन लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर वैसे बहुत सारे स्टोन्स अब इकट्ठे कर लिए थे। वो लोग इतना खुश हो रहे थे, लू जाए तो बस यही सोच रहा था कि वो अमीर होने वाला है। लेकिन जीशू से कहता है कि जब तक हमें वेरीफाई नहीं हो जाता कि ये गोल्ड मेटल है, हम लोगों को खुश होने की कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद इसी तरह से जंगल में तलाश करते करते वो लोग एक पेड़ के नीचे एक खुफिया रास्ते को देखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ट्री के नीचे छुपी हुई ये गुफा आखिर कहाँ को जा रही है, कोई राज तो यकीनन जरूर होगा। यहाँ पर उनको उनके फ्रेंड्स बताते हैं जो वहीं के रहने वाले थे, कहते हैं कि यहाँ पर बोनों की भी दुनिया रहती है और बोनों की रेस में वो लोग हमें पसंद नहीं करते। और ये भी पता चलता है कि वो लोग मेटल्स को ढूंढने और उससे चीजें बनाने का काम करते हैं। जीशियो अपने फ्रेंड्स को कहता है कि आप लोग यहीं पर खड़े होकर वेट करो, मैं और लो जाए हम दोनों नीचे जाएंगे और जाकर पता करेंगे कि नीचे क्या चल रहा है। लो जाए का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन जीशियो ने बुलाया था, अब उसे जाना तो पड़ेगा ही। अब वो लोग किसी तरह से उस कान में एंटर हो जाते हैं। अंदर का रास्ता बिल्कुल अंधेरा था और काफी कॉम्प्लिकेटेड था। वो लोग डरते डराते जा रहे होते हैं कि एकदम से लो जाए के पीछे से जीशियो गायब हो जाता है। लो जाए बहुत डर जाता है, उसको तो ऐसे लगा था कि जैसे अब वो बस मरने ही वाला है, कोई आएगा उस पर अटैक कर देगा। लेकिन इतने में जीशियो वापस आ जाता है और उसे डांटता है कि पागल, मैं तो सिर्फ सुसु करने गया था। और उसके बाद उन्हें कुछ सीक्रेट से डोर्स नजर आते हैं। वो लोग उसी को ही चेक कर रहे होते हैं कि वहां पर उसके हाथ लगाने से किसी तरह से एक डोर खुल जाता है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं, उस डोर के पीछे बहुत सारे स्पार्कलिंग से स्टोन्स होते हैं। ऐसा कुछ भी उन्होंने पहले अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज होती है। वो देखते हैं कि आगे बोनों की दुनिया है और उनकी एक फैक्ट्री है जिसमें वो लोग काम कर रहे हैं और मेटल से बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, और वहाँ का प्रोसेसिंग यूनिट काफी कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस टाइप का था। वो सारे बोने बड़ी महारत से अपने कामों में लगे हुए होते हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद वो जेम्स को प्रोसेस कर रहे हैं और बहुत सारे हथियार भी बनाने का काम कर रहे थे। इतने में उनमें से एक की नजर इतने में बोनो के लीडर की नजर पीछे खड़े जीशू पर पड़ जाती है और वो उन्हें देखते ही शोर मचा देते हैं और उन पर गुस्सा करने लगते हैं कि हम इंसानों से नफरत करते हैं, इंसानों को यहाँ पर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं। इतने में लो जाए उनको डांटता है कि मेरे मास्टर की बात तो सुन लो, कुछ हमें एक्सप्लेन करने का मौका तो मिले। और जब वो ये बोल रहा होता है तो उसकी बुरी किस्मत कि उसकी पॉकेट में से एक जेम स्टोन नीचे गिर जाता है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग जेम स्टोन की तलाश में हमारे पीछे आए हैं। वो लोग अब कोई भी बात नहीं सुनना चाहते थे, वो लोग ह्यूमंस पर अटैक करा देते हैं।
और यहाँ पर थोड़ी देर फाइट चलती है। ज़ीशियो उन पर अटैक नहीं कर रहा था, बस खुद का डिफेंड ही करता जा रहा था। वहाँ पर एक पॉइंट आता है कि वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और जो बोनो का लीडर होता है वो ज़ीशियो पर अटैक कर रहा होता है। इसी बीच उसका पैर जरा फिसलता है और वो एक बहुत बड़े आग वाले यूनिट में गिरने ही वाला होता है कि ज़ीशियो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी जान बचा लेता है। अब बोनो की सोच उन दोनों के बारे में काफी बदल चुकी थी, क्योंकि उनके लीडर की जान बचाने वाला ज़ीशियो ही तो था। अब वो लोग उन पर गुस्सा नहीं करते, उनसे आराम से बात करना चाहते थे। इतने में वो लीडर ज़ीशियो की तलवार को नोटिस करता है और कहता है कि ये शी तलवार है। ज़ीशियो हैरान होता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। वो लीडर कहता है तुम अपना पहले नाम तो बताओ। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। अब आगे इस सीरीज में क्या होता है ये जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हाय गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डवाफ कबीले के सरदार ने ज़ीशियो की तलवार को पहचान लिया है और फिर वो उसका नाम भी पूछता है और उसके बाद बहुत रिस्पेक्ट से उसे अपने साथ बिठा लेता है। वो टेबल चेयर्स बहुत छोटे थे, ज़ीशियो को एडजस्ट करने में काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और बोनो के सरदार का नाम यीबू था। वो अपना इंट्रोडक्शन कराता है और उसके बाद वो ज़ीशियो से पूछता है कि आखिर ये तलवार तुम्हारे पास कैसे आई। लेकिन ज़ीशियो का पूछना था कि आखिर आपको इस तलवार की पहचान हुई कैसे। तो बोनो का सरदार यीबू कहता है कि ये तलवार मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनाई थी और इस जैसी तलवार उसके बाद हम कभी भी नहीं बना सके। ये मेरे बहुत ही माहिर दादाजी का एक बहुत बड़ा कारनामा था, ये एक मास्टरपीस था। और यीबू इस बात से भी हैरान था कि ये तलवार ज़ीशियो के पास कैसे आई, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये तलवार ह्यूमन रेस के मास्टर ज़ो जियामिंग के पास होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये तलवार उन्हीं को ही बना कर दी थी। तो आगे से ज़ीशियो बताता है कि ज़ो जियामिंग से मेरा कोई रिलेशन तो है ही, और फिर बताता है कि उन्होंने मुझे ये तलवार मेरी बर्थडे पर गिफ्ट की शक्ल में दी थी। ये सुनकर तो वो बोनो का सरदार एकदम खड़ा हो जाता है और उसको रिस्पेक्ट से ट्रिब्यूट देने लगता है और जो उस पर अटैक किया था उसके लिए उससे माफी भी मांगता है और कहता है कि मुझसे प्लीज नाराज मत होना, मैंने सेल्फ डिफेंस में किया था, क्योंकि ह्यूमन से हमें हमेशा दुश्मनी रही थी, वो हमें नुकसान पहुंचाते थे, इसलिए हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस पर तुम लोगों पे अटैक कर दिया। और वो ये भी कहता है कि कंपनसेशन के तौर पर मैं तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हूँ। आप लोग आखिर हमारी इस फैक्ट्री में क्या तलाश करने आए थे। तो आगे से ज़ीशियो कहता है कि एक्चुअली मैंने आप लोगों के बारे में सुना था कि आप यहाँ के सबसे अच्छे ब्लैक स्मिथ हो, आप जैसा काम कोई और कर ही नहीं सकता, और ये मैं आपकी फैक्ट्री देख कर भी अंदाजा लगा सकता हूँ। मुझे आप लोगों की कुछ मामले में हेल्प चाहिए थी, मुझे कुछ स्पेशल हथियार बनवाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। और उससे वो स्टोन्स भी मांगता है जो उन्होंने ब्लैक कलर के पहले ढूंढे थे। वो कहता है कि यकीनन आपके पास ये बहुत सारे होंगे। यीबो उसकी हर बात मानने को तैयार था, लेकिन उसकी एक शर्त थी। कहता था कि बदले में मुझे ये तलवार चाहिए। अब जब ज़ीशियो उस टनल से बाहर आता है तो सारे लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि तुमने अपनी इतनी मास्टरपीस तलवार शीजुए ये उनको दे दी। लेकिन ज़ीशियो कहता है कि नहीं नहीं, हमेशा के लिए नहीं दी, बस थोड़े टाइम के लिए दी है, और जैसे ही काम हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा वो लोग बदले में मुझे तलवार वापस कर देंगे। एक्चुअली बोनो के साथ कुछ हादसे हुए थे और उनकी माइग्रेशन के बीच उनसे रिकॉर्ड इधर उधर हो गया था, और वो मेथड जिसके थ्रू उन्होंने शीजोए स्वर्ड बनाई थी वो मेथड अब उनको नहीं पता था, इसीलिए वो उस तलवार को यूज करके वैसी ही तलवार दोबारा से बनाना सीखना चाहते थे, और इस प्रोसेस की डेवलपमेंट के लिए उन्हें ज़ीशियो की तलवार चाहिए थी। लेकिन आगे से डेलन ज़ीशियो को कहता है कि मैं बोनो को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये बहुत चालाक नस्ल के होते हैं, मुझे शक है कि तुम्हारी असली तलवार लेकर ये तुम्हें कोई नकली तलवार ना वापस कर दें। ज़ीशियो ये सुनकर एकदम हैरान रह जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि वाकई बोनो का मास्टर एक तलवार पर काम कर रहा होता है। उसके माइंड में क्या था ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। उसके बाद हमें कैपिटल में ले जाते हैं। वहां पर सेनेट की मीटिंग चल रही होती है, जिसके सामने अब स्टर्लिंग को खड़ा किया होता है। स्टर्लिंग पर बहुत सारे चार्जेस थे कि फार ईस्ट में उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं जंग के दौरान। लेकिन स्टर्लिंग को जब मौका मिलता है तो वो अपनी हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। कहता है कि मेरे पास हर तरह का रिकॉर्ड है, जहां से भी आप लोग इसे ऑडिट कराना चाहें करा ले। मैंने कभी भी सैलरीज में धांधली नहीं की, और जहां तक प्रिजनर्स पर टॉर्चर करने का हम पर इल्जाम है, हमारे पास तो ज्यादा प्रिजनर कभी रहे ही नहीं। वो इस पर भी ओपन इन्वेस्टिगेशन की दावत दे देता है। और तीसरा इल्जाम जो स्टर्लिंग पे था वो ये था कि उसने फार ईस्ट में जानबूझकर बागियों को प्रोवोक किया कि वो उससे ज्यादा रिएक्शन दे।
एक्चुअली जैसा कि हम जानते हैं ये सारा कुछ तो सेनेट चेयरमैन की अपनी चली हुई चाल थी, लेकिन स्टर्लिंग बहुत अच्छे से जवाब देता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। जो भी ऑर्डर्स मुझे फैमिली देगी मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। अगर ये लोग कहेंगे कि युद्ध रोक दो तो मैं रोक दूंगा, और अगर कहेंगे कि जारी रखनी है तो कंटिन्यू रखूंगा। मेरा कोई भी फैसला पर्सनल नहीं होता। और वहां पर वो एक बहुत बड़ी सी स्पीच दे देता है और इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है कि वहां पर मौजूद सारे लोग उसकी बातों में ही खो जाते हैं। इवन के एंड पर सारे क्लैपिंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस मीटिंग के ओवर होने के बाद स्टर्लिंग जाकर मिस्टर प्रेसिडेंट से मिलता है, जो उसको बहुत शाबाश देते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम पॉलिटिशियंस के आगे उनको चुप करा लोगे, इतना अच्छा से बोल लोगे। वो बहुत खुश थे, उन्हें प्राउड था कि स्टर्लिंग ना सिर्फ युद्ध में इतना अच्छा परफॉर्म करता है बल्कि सियासतदानों को भी चुप करा देता है। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली स्टर्लिंग का इसमें इतना कमाल नहीं था, ये सारी टिप्स उसे कार्डा ने दी थी। और कार्डा ने ही उसको सिखाया था कि पॉलिटिशियंस, उनको हम आर्ट ऑफ स्पीकिंग से जानते हैं, और तुमने भी उनके सामने सिर्फ बोल बोल कर खुद को सही साबित करना है। अगर तुम आर्ट ऑफ स्पीकिंग सीख जाओगे तो इन सारों को हरा लोगे। और ये टिप्स वाकई स्टर्लिंग के बहुत काम आई थी। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं कि ली किंग से तुम्हारी एंगेजमेंट हुए काफी अरसा हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम दोनों की शादी करा ली जाए। और मैं ये भी फील कर सकता हूँ कि ली किंग तुम्हें बहुत लाइक करती है, वो जिन नजरों से तुम्हें देखती है वो आज भी तुम्हारा ही वेट कर रही है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि तुम्हें मैं बिल्कुल अपने बेटे की तरह समझता हूँ, और ली किंग उसकी फैमिली के बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं। अगर उसकी तुम्हारे साथ टाइज सेट हो जाती हैं तो फिर हमारी हुकूमत को भी बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन स्टर्लिंग थोड़ा सा भी वेट किए बगैर फौरन से मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने आकर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि ली किंग से मेरी एंगेजमेंट बहुत मुश्किल हालात में हुई थी। ये आप भी जानते हैं कि मेरा उसके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, और मैं ये सगाई कैंसिल करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कार्डा को लाइक करता हूँ। एक्चुअली मिस्टर प्रेसिडेंट ने ये बात शुरू ही इसलिए की थी क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि कार्डा और स्टर्लिंग के बीच कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर है, क्योंकि इतना अरसा युद्ध पर रहने के बाद जब वो आया तो सीधा कार्डा से मिलने के लिए गया था। इसीलिए उन्होंने ये बात शुरू की ताकि स्टर्लिंग खुद ही कन्फेशन उसके सामने कर दे। पर मिस्टर प्रेसिडेंट ये सुनकर एकदम गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतने बड़े आर्मी ऑफिसर हो, अगर तुम्हारी शादी कार्डा से होती है तो तुम्हें अपनी ये पोजीशन छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि कार्डा वो हमारे दुश्मन कबीले की प्रिंसेस है। अब अगर कल को तुम्हें युद्ध लड़ना पड़े तो क्या तुम अपने ससुरालियों पर हमला कर दोगे? इसलिए सोच समझ लो, मेरा यही ख्याल है कि तुम्हारी कार्डा से शादी नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी तरह से मैं मान भी जाऊं तो सेनेट के सारे मेंबर्स, वो लोग इस चीज को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि दुश्मनों में हम लोग शादी और रिश्तेदारी नहीं करते। तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारा कितना बड़ा स्टेटस है, हर जगह पे फेमस हो, तुम्हें कोई भी अच्छी सी लड़की दे सकता है, तुम कार्डा के पीछे ही क्यों पड़े हो? इवन के मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी आहनिंग से तुम्हारी सगाई भी कर सकता हूँ। इस तरह से तुम नेक्स्ट आने वाली प्रेसिडेंट के पति बन जाओगे। ये बहुत बड़ा ओहदा है, किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन इस सब के जवाब में स्टर्लिंग बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है, कहता है कि मैंने आपको मायूस किया, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, चाहे मेरी कार्डा से शादी हो, मेरी इस टेरिटरी से लॉयल्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को मेरे पर विश्वास नहीं तो मैं अपनी ये पोस्ट, ओहदा सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। अब स्टर्लिंग ये कहकर वापस जा रहा होता है तो पीछे से मिस्टर प्रेसिडेंट उसे आवाज देकर रोकते हैं। अब वो उसे क्या कहेंगे ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।